जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये लेक्चर जो है इसके अंदर हम डायलेटेंट फ़्लो के बारे में पढ़ेंगे। डायलेटेंट फ़्लो होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी इक्वेशन क्या है और इसके कुछ एग्जांपल्स, और असल में हम रीज़न पढ़ेंगे कि डायलेटेंट फ़्लो जो है इसको shear थिकनिंग सिस्टम क्यों कहते हैं। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं कि व्हाट आर न्यूटोनियन सिस्टम्स, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स के अंदर हमने प्लास्टिक फ़्लो और सूडो प्लास्टिक फ़्लो जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने कुछ रियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस किया था। सो डायलेटेंट फ़्लो क्या होता है, इन्हें shear थिकनिंग सिस्टम्स भी कहते हैं, यानी कि जब shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो shear रेट इंक्रीज़ होता है और shear रेट जैसे बढ़ता है तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये थिक हो जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ये इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स जिनके अंदर सॉलिड कंसंट्रेशन, सस्पेंशन के अंदर सॉलिड कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो shear थिकनिंग सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। 50% कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा हो सॉलिड पार्टिकल्स की, और ख़ास तौर पे स्मॉल पार्टिकल्स, डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद हों सस्पेंशन के अंदर ग्रेटर देन 50% हों, तो ये डायलेटेंट फ्लो को जो है ये बिहेव करते हैं। सो हायर परसेंटेज ऑफ डिस्पर्स सॉलिड्स, एक तो ये शर्त है डायलेटेंट फ्लो के अंदर, और सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप इंक्रीज़ करेंगे shear रेट को तो इनके अंदर इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा, यानी कि विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है तो इनको हम shear थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इनको डायलेटेंट क्यों कहते हैं ये भी हम अगली स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। इन दीज आर इनवर्स ऑफ सूडोप्लास्टिक सिस्टम। सूडोप्लास्टिक सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये क्या होते हैं, ये shear थिनिंग सिस्टम होते हैं सूडोप्लास्टिक सिस्टम। सो डायलेटेंट फ्लो जो है वो इनका ऑपोजिट है। सो व्हेन स्ट्रेस इज़ रिमूव, डायलेटेंट सिस्टम जो है वो ओरिजिनल अपनी हालत में वापस आ भी सकता है, ओरिजिनल हालत में नहीं भी आ सकता। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा shear स्ट्रेस अप्लाई की है और पार्टिकल्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा एग्रीगेट हो गए हैं। असल में होता क्या है shear थिकनिंग सिस्टम के अंदर या डायलेटेंट फ्लो के अंदर, कि जब आप shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो फैलते हैं और वो डायलेट करते हैं, इसी वजह से इनको हम डायलेटेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्ट्रेस जो है वो इनके ऊपर अप्लाई की है और पार्टिकल जो है वो कितने पहले एग्रीगेट थे और कितने जो है वो डायलेट हुए हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिवर्सिबल होगा या ये इरिवर्सिबल होगा। सो इसके अंदर भी इक्वेशन जो है सेम वही जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, एफ पावर एन इज इक्वल टू ईटा इंटू जी, यही इक्वेशन है। लेकिन इसके अंदर जो n की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। सो ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है तो n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर विस्कोसिटी कम हो रही है जैसे कि shear थिनिंग सिस्टम के अंदर है तो n की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, और न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर ये n जो है इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है। सो ये हम इसके अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल आपका फार्मूला है। ठीक है, ये हमने लास्ट उसमें भी देखा था, अभी ये मैंने आपको बताया है। ठीक है। सो होता क्या है, जब पार्टिकल्स आप shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और पार्टिकल्स शुरू में रेस्ट पर होते हैं और अभी मूव नहीं किया होता, मूव नहीं कर रहे होते, तो होता क्या है कि इनके दरमियान जो खाली जो वॉइड स्पेसेस या एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं वो थोड़ी होती हैं, और जब आप इनके ऊपर इनको मिक्स करना शुरू करते हैं और shear रेट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस या वॉइड स्पेसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं इस जब स्ट्रेस आपने अप्लाई किया तो बीच में जो स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो बढ़ गई हैं। ठीक है। और यहाँ पार्टिकल के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो कम है। जब स्पेसेस कम होती हैं तो हम कहते हैं कि इनका वॉइड वॉल्यूम जो है वो भी कम है। ठीक है। वॉइड वॉल्यूम, वाइड वॉल्यूम भी जो है वो इनका कम है। लेकिन जब आप इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इनका वॉइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। सो
ہوتا کیا کہ پارٹیکلز جو ہیں وہ پھیلتے ہیں، موو کرتے ہیں، ڈائلیٹ کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو اسپیسیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب ایٹ ریسٹ پر ہوتا ہے تو کلوز پارٹیکلز ہوتے ہیں، منیمم وائڈ والیوم ہوتا ہے۔ اچھا، وائڈ والیوم کم ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہے یہ وہیکل ہے، وہیکل کہیں یا سالونٹ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سالونٹ جو ہوتا ہے ان وائڈس کے اندر، ایمٹی اسپیسز کے اندر جو ہے یہ سفیشینٹ ہوتا ہے، اور یہ کرتا کیا ہے جو سالونٹ ہے، یہ ان پارٹیکلز کو لوبریکیٹ کرتا ہے، پارٹیکلز کے ارد گرد لیئر بناتا ہے، پارٹیکلز کو لوبریکیٹ کرتا ہے، اور جب آپ ان کو ہلکے ہلکے سے موو کریں ایٹ ریسٹ کے اوپر، اگر ان کے اوپر اسمال اماؤنٹ آپ اپلائی کریں، فورس اپلائی کریں، تو ایٹ ریسٹ کے اوپر یہ پارٹیکلز موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ موو کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ایک تو وائڈ والیوم کم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سالونٹ ہوتا ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے، اور سالونٹ جو ہے ان کو لوبریکیٹ کر رہا ہوتا ہے پارٹیکلز کو، اور وسکوسٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ آرام سے موو کر جاتے ہیں۔ لیکن جب بہت زیادہ آپ اسٹریس اپلائی کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ پارٹیکلز جو ہیں یہ اوپن پیکڈ پارٹیکلز کی طرح ہو جاتے ہیں، ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، ان کا وائڈ والیوم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جو وہیکل ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، یہ وہیکل جو ہے پھر یہ انسفیشینٹ رہ جاتا ہے۔ جب ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں تو وہیکل تو اتنا ہی ہے، بس پارٹیکل جو ہے وہ ڈائلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ وہیکل جو ہے یہ اتنا ہی رہتا ہے اور یہ انسفیشینٹ ہو جاتا ہے۔ جب انسفیشینٹ ہو جاتا ہے تو یہ پراپرلی ان پارٹیکلز کو لوبریکیٹ بھی نہیں کر پاتا۔ دیکھیں جیسا کہ یہ پارٹیکل یہ علیحدہ ہے، کچھ پارٹیکلز آپ کو یہاں علیحدہ نظر آئیں گے، تو یہ پارٹیکلز جب لوبریکیٹ ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ موو بھی نہیں کریں گے، اور پھر جب وہ موو نہیں کریں گے تو ان کی وسکوسٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں بھی وہی چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ when particles are these are closely packed when they are at rest, the amount of the vehicle at rest is sufficient enough to fill the voids and it permits the particles to move relative to one another at low rates of shear. Means کہ جب ایٹ ریسٹ کے اوپر آپ لو شیئر ریٹ اپلائی کریں گے تو پارٹیکلز جو ہے وہ موو کریں گے، اور جب پارٹیکلز موو کریں گے تو آپ لیکوڈ کو فلو کروا سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ڈائلیٹنگ سسپینشن کو اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں باٹل میں سے تو آپ ہلکی سی شیئر سٹریس کے اوپر یا لو ریٹ آف شیئر کے اوپر ان کو باٹل سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن آپ کیا کریں، ان کے اوپر اگر بہت زیادہ فورس اپلائی کر دیں، اسٹریس اپلائی کر دیں، تو پارٹیکلز کیا کریں گے؟ دے ایکسپینڈ اور دے ڈائلیٹ۔ سو اس وجہ سے یہ اوپن فارم کی پیکنگ میں آ جائیں گے، اب پھر یہ موو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں میں نے اس سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کیا۔ سو ان کو بنانے کے لیے ان کی پریپریشن کے اندر جو ہے وہ اپروپریٹ پریکاشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ویسے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ہائی سپیڈ مکسرز یوز کریں اور بلینڈرز اور ملز یوز کریں، یہ سارے جو ہیں مکسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ پارٹیکل سائز ریڈکشن کے لیے ملز یوز ہوتی ہیں، ہوموجنائزیشن کے لیے مکسرز اور بلینڈرز یوز ہوتے ہیں۔ سو یہ ڈسپرشنز کو، سسپینشن کو بنانے کے لیے یہ یوز کیے جاتے ہیں، اور ان کو یوز کرنا جو ہے بڑی احتیاط سے یوز کرنا پڑتا ہے۔ We have to take the precaution in order to mix and process the dilated material, because if we apply high rate of shear then the dilatant systems may solidify. اب جب یہ solidify ہو جائیں گے تو اس سے مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو انسٹرومنٹ ہے وہ اوور لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر with the passage of time جو ہے وہ آپ کا جو equipment ہے وہ اس کے اندر ڈیمیج جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ جب یہ ڈائلیٹنٹ مٹیریلز کو آپ شیئر اسٹریس اپلائی کرتے ہیں اور وہ تھک ہو جاتے ہیں تو وہ پیسٹ کی فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، مطلب بالکل وہ تھک سالڈ پیسٹ کی فارم میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ سو ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ ایگزامپل کامنلی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ ہائی کنسنٹریشن سسپینشن ہوتی ہیں جن کے اندر 50% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ سالڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اسمال پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور ڈی فلوکولیٹڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ سو تین چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، ایک تو اسمال پارٹیکلز ہیں گریٹر دین 50% ہیں، اور ڈی فلوکولیٹڈ پارٹیکلز ہیں اگر آپ کے سسپینشن کے اندر یا ڈسپرشن کے اندر ہیں تو وہ بیہیو کریں گے ڈائلیٹنٹ مٹیریل کی طرح۔ ایگزامپل اس کی ہے اوبلیک۔ سو اوبلیک ہوتا کیا ہے؟ اوبلیک جو ہے وہ کارن سٹارچ اور واٹر کا مکسچر ہے
अगर आप कॉर्न स्टार्च 1 पार्ट ले लें और उसके अंदर वाटर 1.25 पार्ट जो है उनको मिक्स कर लें और इसके ऊपर हाई स्पीड जब आप अप्लाई करेंगे तो ये शेयर थिकनिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ये कॉमनली यूज़ होता है हमारी कुकिंग के अंदर यूज़ होता है और ये थिकनिंग एजेंट के तौर पे आपने सुना होगा, देखा होगा, यूज़ किया होगा। सो ये कुकिंग के अंदर कॉमन जो है ये कॉर्न स्टार्च जो है और ऊबलैक जो है ये यूज़ होता है। सेकंड जो चीज़ है क्विक सैंड जो है वो इसका अपोजिट है। वो शेयर थिनिंग सिस्टम है जिसको हम कॉमन वर्ड्स में दलदल कहते हैं और इसके अंदर जो है क्या होता है कि आपके सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड की तरह बिहेव करता है आपका सॉलिड जो है। सो अगर कोई दलदल के अंदर फंस जाए और बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारे और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे तो उससे क्या होता है कि वो शेयर थिनिंग सिस्टम की तरह वो बिहेव करता है और पर्सन जो है वो और ज़्यादा सिंक करता रहता है उसके अंदर। सो हमने अब डिस्कस कर लिया है टोटल यहाँ तक। हमने शेयर स्ट्रेस, शेयर रेट के बारे में पढ़ लिया। हमने इसको एक्सप्लेन किया टू प्लेट थ्योरी से किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने यूनिट्स ऑफ शेयर स्ट्रेस, शेयर रेट, विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी ये हमने डिस्कस किए और हमने न्यूटोनियन सिस्टम्स को डिस्कस किया। व्हाट आर न्यूटोनियन सिस्टम्स, उसके ग्राफ हमने रियोग्राम, विस्कोसिटी फंक्शन वाला ग्राफ वो चेक किया। फिर उसके बाद हमने टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था नॉन न्यूटोनियन सिस्टम जो है वो हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक होते हैं टाइम डिपेंडेंट सिस्टम और एक होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है वो खाली शेयर रेट पे डिपेंड कर रहे होते हैं जिसके अंदर आ गया प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो। इसके अंदर हमने ये नोट किया था कि हम सिर्फ शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के ही कोरिलेशन में ये बता रहे हैं कि विस्कोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जो दूसरी टाइप है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की वो है टाइम डिपेंडेंट। इसके अंदर शेयर स्ट्रेस के साथ साथ टाइम भी बहुत मैटर करता है, यानी कि आपने कितनी देर तक मिक्स किया। अगर थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे तो विस्कोसिटी कम या ज़्यादा वो डिफरेंट होगा। अगर ज़्यादा देर तक के लिए आप उसको या फिर ऑलरेडी प्री मिक्स्ड कोई मटेरियल है, आपने पहले एक दफ़ा मिक्स कर लिया है, अगर उसको दोबारा मिक्स करेंगे तो उसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइम डिपेंडेंट, जिसके अंदर थिक्सोट्रॉपी और रियोपेक्सी आता है। एनी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।